करें स्टार्ट। देखो जी, ध्यान देना, हायर परचेज हमारा एक चैप्टर है, एक बढ़िया चैप्टर है। अगर मिनिमम मार्क्स देखें तो 0 और मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए आता, यानी कि ना आए तो ना आए, आए तो 10 नंबर तक आया हुआ है ये। और इसकी जो एवरेज है वो 8 मार्क्स के लिए तो है ही है, जितनी बार भी ये आया है। तो समझ रहे हो, 10 के आसपास अगर एवरेज है 8 की, तो उसका मतलब फ्रीक्वेंटली आया हुआ है ये चैप्टर। अच्छा जी, तो ये हायर परचेज होता क्या, ध्यान से समझना इसको। ये मिस्टर एक्स थे और ये मिस्टर वाई थे। स्कीम सुनना पहले। मिस्टर एक्स के पास में एक प्लांट एंड मशीनरी थी 10 लाख रुपए की, जो कि इन्होंने इनको ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर प्लांट एंड मशीनरी, मतलब अभी ट्रांसफर नहीं की, ये चाहते हैं खरीदना इस प्लांट एंड मशीनरी को, ये जो वाई भाई साहब हैं। लेकिन ये शॉपकीपर या फिर सेलर इनको कहते हैं सर 10 लाख रुपए लगेंगे। मिस्टर वाई कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। तो मिस्टर वाई कहते हैं सर क्यों ना मैं आपको 2 लाख रुपया अभी दे दूं दुकान छोड़ने से पहले, एज अ डाउन पेमेंट। और 2-2 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट दे दूं। ठीक है ना। तो मिस्टर एक्स कहते हैं मिस्टर वाई को कि भाई साहब, अगर आपकी जगह अभी कोई और आता, वो मुझे 10 लाख रुपए इमीडिएटली देता, मुझसे ये सामान लेके चला जाता। अगर आज आप मुझे 2 लाख रुपए ना दे करके ये रिमेनिंग 8 लाख रुपए भी दे देते, समझ रहे हो, तो मैं इनको बैंक में जमा करवा देता और बैंक में मेरे पास इंटरेस्ट आता। तो मिस्टर वाई कहते हैं ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 2 लाख रुपए तो आप आज ही जमा करवा देंगे और उस पर इंटरेस्ट आपका बैंक दे देगा। मिस्टर एक्स कहते हैं हाँ। कहते एक काम करो, जब मैं आपसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने आऊंगा ना, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने आऊंगा, तो मैं आपको साथ में इंटरेस्ट भी दे दूंगा ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। कितना है जी आउटस्टैंडिंग अमाउंट? 8 लाख। बिल्कुल सही, ठीक है जी। प्लस आपको इंटरेस्ट दे दूंगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट इज 6 लाख। मानते हो? कोई ऐसा तो नहीं है ना जो कहे कि 2 लाख रुपए प्लस 2 लाख पे इंटरेस्ट, नहीं, इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है, काइंड ऑफ लोन हो गया ना ये। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 4 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2 लाख। तो मिस्टर एक्स कहते हैं हाँ, अब मेरा नुकसान नहीं है कोई, क्योंकि जो बैंक से मैं इंटरेस्ट कमा सकता था वो मैं आपसे कमा रहा हूं। हाँ, मेरे को इसको थोड़ा धीरे धीरे करके बेचना पड़ेगा, मैं मानूंगा कि मेरा सामान धीरे धीरे करके बिक रहा है, लेकिन ये मेरे लिए भी फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? इट्स बेटर कि मेरे पास में दिन में एक भी कस्टमर ना आए 10 लाख की मशीनरी वाला, जो कि फटाफट से पैसे निकाल के 10 लाख दे दे, उससे बेटर है कि मेरे पास में 10 आप जैसे कस्टमर रोज आ जाएं। तो उन्होंने ना इस स्कीम को देखते हुए मिस्टर एक्स ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड ही लगा लिया, हमारे यहां वस्तुएं हायर परचेज पे दी जाती हैं।
ठीक है। अब आपने, मैंने बोला हायर परचेज और आपके कानों में पड़ा इंस्टॉलमेंट, है ना। मैंने यहां से क्या बोला, हायर परचेज, और आपके कानों में पड़ा इंस्टॉलमेंट सिस्टम, क्योंकि आप इस सिस्टम को इंस्टॉलमेंट सिस्टम समझने लगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज समथिंग एल्स देन हायर परचेज सिस्टम। अच्छा सर, ये इंस्टॉलमेंट में ही तो पैसा जा रहा था, पैसा इंस्टॉलमेंट में जा रहा था, लेकिन ये हायर परचेज सिस्टम कैसे? आओ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हायर परचेज सिस्टम में। पहले ये बात समझ में आ गई जो मैंने बोली, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप लोग सुबह 7:30 बजे से पढ़ रहे हैं, आई एम हार्डली कंसर्न अबाउट इट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे एफर्ट्स अगर हैं तो वो आप तक पहुंचने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर। तो ये जो चीज अभी तक मैंने बोली ना, इसके अंदर मैं ना एक बात लिख देता हूं इस तरीके से, और आप बताना कि मैंने सही लिखा या नहीं लिखा। तो मैं एक बात लिख देता हूं, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स। ठीक है ना। कैश प्राइस कितना था सर? 10 लाख रुपए में बिक रहा था। इंटरेस्ट जितना आप कैलकुलेट कर लें, आ जाइए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट था एट द रेट 10%, तो डाउन पेमेंट पे तो कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, तो यहां पे ये इंटरेस्ट कितना होगा जी? 8 लाख का। फर्स्ट कितना हो गया? 80,000 मानते हैं। दूसरा इंटरेस्ट हो गया 60,000, तीसरा इंटरेस्ट हो गया 40,000, चौथा इंटरेस्ट हो गया 20,000। टोटल मिलाकर के इंटरेस्ट कितना बना, जल्दी बता दो? 2 लाख रुपए। ठीक है जी। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि ये 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी हमें हायर परचेज सिस्टम पे कितने की पड़ जाती है? 12 लाख रुपए की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ? अब मैं आगे की बात करता हूं, आप लोगों से कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के अंदर पोजीशन जो होता है वो ट्रांसफर होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है इमीडिएटली। मतलब क्या हुआ? हायर परचेज सिस्टम के अंदर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखो आप तो जानते हो, विद पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। INST स्टैंड्स फॉर इंस्टॉलमेंट्स। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर ओनरशिप विद पोजीशन। सुनो 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 सुनो, ओनरशिप यहां पे कब आती है सर? विद पोजीशन। ठीक है, जैसे ही सामान लेकर के गया, पोजीशन आपका हुआ, ओनरशिप भी आपकी हुई। ठीक। नंबर 2, एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हो जाए इंस्टॉलमेंट में तो क्या होगा? हायर परचेज सिस्टम के अंदर अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी ना अभी, इमीडिएटली उठा करके कौन ले जाएगा? जिसने कि सामान बेचा था, सेलर, हायर वेंडर। समझ में आई? ऐसा फर्स्ट पॉइंट के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई होती तो ये वहां से सामान रीपोजेस नहीं कर सकता था। ओनरशिप लास्ट में जाकर के ट्रांसफर होगी और लास्ट से पहले ही डिफॉल्ट हुआ होगा इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट। तो अगर डिफॉल्ट हुआ है तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं हम? उठा के ले आओ अपना सामान, बात खत्म।
लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, रीपोजेशन इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होती है। तो हम क्या करते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं कि सर एक कंसीडरेशन मुझे रिसीव होनी थी जो कि नहीं हुई है, ये नालायक मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तो कोर्ट ऑर्डर देती है, तभी हम चीजें रिपोजेस कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है डिफॉल्ट के केस में। ये सब चीजें नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं, मैं केवल बता रहा हूं आप लोग कि रिपोजिशन ऑन डिफॉल्ट इंस्टेंटली हो जाता है किसके अंदर, हायर परचेज सिस्टम के अंदर, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है गुड्स रिपोजेस करने के लिए। ये नंबर 3 है हमारे पास में डेप्रीसिएशन का मुद्दा। डेप्रीसिएशन आप किस वस्तु पे लगाते हैं जो आपकी, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी है तो एसेट तो है, डेप्रीसिएशन लगना चाहिए। अब हायर परचेज सिस्टम के अंदर अब डेप्रीसिएशन कौन पर्सन लगा सकता है, आपने क्या जानते हैं हम इसके बारे में? ओनर लगा सकता है, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर तो डेप्रीसिएशन लग सकता है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। लेकिन क्या हायर परचेज सिस्टम के अंदर भी जो पर्सन परचेज करके लेकर के गया है वो डेप्रीसिएशन लगा सकता है? आंसर इज नो, नहीं लगा सकता। हालांकि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन समझो, नहीं लगा सकता था, क्योंकि हमारे रूल क्या कहते थे, हमारे रूल ये कहते थे कि डेप्रीसिएशन कैन बी चार्ज ओनली बाय ओनर, और यहां पे ओनरशिप अभी है ही नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। फिर समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि जब ये ओनर बनेगा, जिसने परचेज की है प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद से डेप्रीसिएशन लगाना शुरू करेगा। सपोज आप मेरे हायर वेंडर हैं और मैं हायर परचेजर हूं, मैंने परचेज की आपसे प्लांट एंड मशीनरी, कितने की? 12 लाख रुपए की मैंने आपसे पेमेंट की है। अब 5 साल बाद जब मेरी इंस्टॉलमेंट पूरी हुई होगी, ये मेरे हाथ में कॉस्ट पड़ी होगी 12 लाख रुपए की। आज मैं अपना डेप्रीसिएशन लगाना शुरू कर रहा हूं, मैं आज से ओनर बन गया हूं, और छठे साल में मैं किसी को बता रहा हूं कि पता है ये 12 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी ना 1 साल के डेप्रीसिएशन के बाद में कुछ वैल्यू की है, 1 साल के डेप्रीसिएशन के बाद में। तो सामने वाला मुझ पे हंसता है, कहता है 1 साल के डेप्रीसिएशन के बाद में? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरे को ओनरशिप तो अभी रिसीव हुई है ना 5वें साल में, और ये इसका छठा साल है, तो इसका मतलब ओनरशिप वाला मेरा 1 साल है। तो मेरे को रूल्स क्या कहते हैं कि डेप्रीसिएशन मैं अब लगा सकता हूं, जब से वो परचेज हुई थी। लेकिन परचेज को तो परचेज तब कहते हैं ना जब से ओनरशिप ट्रांसफर हो। पोजेशन चेंज को हम नहीं कहते ना, हम तो ओनरशिप को ओनरशिप कहते हैं, ट्रांसफर या फिर परचेज। लॉ में भी ऐसा ही कहा गया, यूज तो हो रहा है। अब मैडम आ गई अकाउंट्स के ऊपर, हम चल रहे थे लॉ के हिसाब से, मैडम आ गई अकाउंट्स के अंदर, यही तो मुद्दा उठा। हम कह रहे हैं 1 साल का डेप्रीसिएशन, दुनिया कह रही है 6 साल का डेप्रीसिएशन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुम बताओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया बीच में 19, ऐसे तराजू लेकर के, इंसाफ की देवी हूं मैं। कहते हैं कि ऑल्दो डेप्रीसिएशन कैन बी चार्ज ओनली बाय ओनर, बट इन केस ऑफ लीज फाइनेंसिंग यू कैन चार्ज डेप्रीसिएशन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ परचेज। मैडम की बात सत्य हो गई, बात समझ में आई? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 19, इंसाफ की देवी, क्योंकि इंसाफ होना ही चाहिए था। और तुम टैक्स के अंदर भी पढ़ते हो ना, तब तुम सेक्शन 32 पढ़ते हो, उसके अंदर तुम्हें लिखा मिलेगा, पीजीबीपी जब तुम पढ़ोगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके अंदर सेक्शन 32 के डेप्रीसिएशन में तुम्हें लिखा मिलेगा कि ऑल्दो डेप्रीसिएशन कैन बी चार्ज ओनली बाय ऑनर, बट इफ इट इज द केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम you can charge depreciation, although you are not the owner of plant and machinery right now. एक्सेप्शन है कि नहीं है? अकाउंट शुरू किया नहीं भाई साहब मैंने अभी तक एक भी नंबर का, अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, ठीक? तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना जो कि तुम्हें इंस्टॉलमेंट सिस्टम कहने से बचाएंगे इस चैप्टर को। कोई तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे बताना था, मैंने बता दिया, उखाड़ लो जो उखाड़ना, ठीक है? एक्स्ट्रा ही ज्ञान दिया है ना, तो ये चीज होती है, ये हमारे चैप्टर में दी हुई है, लेकिन कोई पूछता नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक सर? ओके, अच्छा।
तो एक काम करें, इसका एक प्यारा सा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दें जो ऊपर हमने लिखा था। लिखो जी, मिस्टर एक्स परचेज, क्योंकि आज हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सीखना है बेटा, ठीक है। और ध्यान खुली आंखों से रखना इसके ऊपर, क्योंकि ये चैप्टर महंगा वाला है और इजी बहुत है। आप खुद कहोगे कि सर देखो हमसे मजाक कर रहे हैं ये लोग। हाँ सर, आपने पिछले चैप्टर में भी ऐसा ही बोला था और प्रूफ भी किया था। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। लिखो जी, मिस्टर एक्स परचेज ए प्लांट एंड मशीनरी। कृपया लिखें, मिस्टर एक्स परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम मिस्टर वाई। कैश प्राइस was rupees 10 lakh. Mr. X purchase plant and machinery worth rupees, क्या? हाँ, शुरू से ही बोल रहा हूं। मिस्टर एक्स परचेज, लिख तू लिख, तेरे लिए ही बोल रहा हूं। मिस्टर एक्स परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम मिस्टर वाई हैविंग कैश प्राइस rupees 10 lakh, having cash price rupees 10 lakh on hire purchase system, within bracket interest at the rate 10% per annum, bracket close, on following conditions. Number 1, rupees 10 lakh being paid as down payment and remaining in 4 equal installments along with interest. Calculate the amount of each installment. Calculate the hire purchase price, ऐसा लिख दो। Calculate hire purchase price लिख दिया आप लोगों ने। अब आंसर लिखें इसका। सर हमें मालूम है कि कैश प्राइस कितना है। कैश प्राइस है 10 लाख रुपए, ठीक है जी। तो हमने लिखा कैश प्राइस 10 लाख, माइनस कर देता हूं डाउन पेमेंट। सर डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए की थी, क्या 2 लाख 10 लाख का तो कैश प्राइस है। सॉरी, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो। 10 लाख रुपए का कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट 2 लाख है, और रिमेनिंग अमाउंट इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ठीक कर लो उसको। डाउन पेमेंट 2 लाख और बैलेंस इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ऐसा लिखवाया मैंने। ठीक है, अब इधर देखो सर, मैंने डाउन पेमेंट माइनस क्यों की, जल्दी से बता दो। क्योंकि ये तो हमें इमीडिएटली पे करनी पड़ेगी, वरना हमारे को डिलीवरी मिलेगी ही नहीं। ये आंसर गलत है, मैं बताता हूं। मैंने डाउन पेमेंट इसलिए माइनस की क्योंकि मुझे ना इंटरेस्ट लगाना था आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, और इंटरेस्ट नहीं लगता डाउन पेमेंट पे। सोचो, मैं कैशियर बैठा हूं बैंक का, तुम बाहर मेरे कस्टमर खड़े हुए हो, तुमने कहा सर 10 लाख रुपए का लोन देना, मैंने 10 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में रखे। ओहो सॉरी सर, मैंने 8 लाख बोलना था, ये 2 लाख वापस ले लो। घर कितने लेके गए हो? 8 लाख पे ही इंटरेस्ट लगना चाहिए।
तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है, इसलिए डाउन पेमेंट में माइनस कर देता हूं कैश प्राइस में से, क्योंकि डाउन पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। ठीक है सर, जैसा आपको हो। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर डाउन पेमेंट इज 8 लाख। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लीज मत लिखो ना मेरे साथ, मैं लिखने का समय देता तो हूं तुम्हें, मैं बड़ा आलसी किस्म का बंदा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझसे एक क्वेश्चन सीख लो और 10 क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, तब मैं यहां पे आराम कर रहा हूं। तो एक बार सीख लो, पहले लिखो मत, लिखने की कोई जल्दी नहीं। तो ना मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया। अब एक बात बताना सोच करके, मेरे से तुमने, यानी कि अगर मैं हायर वेंडर हूं और तुम हायर परचेजर हो, तो तुमने लोन कितने का ले रखा है, 10 लाख या 8 लाख? 8 लाख। 8 लाख, 2 तो वापस कर दिए ना गुड़िया, 2 तो वापस कर दिए, तो 8 का लोन लेके गए हो, 8 का सामान क्रेडिट पे लेके गए हो और 8 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इंटरेस्ट जो है वो आपके कर्जे को और बढ़ा देगा? मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। तो क्या इंटरेस्ट को कर्जे में ऐड नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए सर। तो मैंने ऐड कर दिया इंटरेस्ट ड्यू, जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उसको ऐड कर देना है। ठीक है जी, ओके। तो मैंने इंटरेस्ट ड्यू ऐड कर दिया और इंटरेस्ट कितना था सर? 8 लाख रुपए का 10%, 80,000 रुपए। तो अब ये कर्ज कितने का बन गया? 8,80,000 का। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी, ठीक है सर, माइनस करो। जब इंस्टॉलमेंट पे होती है तो लोन कम हो जाता है, ऐसा मानते हो तुम लोग? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस होनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस होनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस होनी है विद इंटरेस्ट। सर इंस्टॉलमेंट कितने की है? 2 लाख रुपए की है। इंटरेस्ट कितना है सर? 80,000 रुपए। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 2,80,000 रुपए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो ये कर्जा कितने का हो गया अब? अच्छा सर, इसका मतलब एक बारी इंटरेस्ट को ड्यू करूंगा तो कर्जे को बढ़ा दूंगा तो ऐड होगा, कायदा है ना, सही है ना? ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि सर वो ड्यू हो रहा है, ड्यू हो रहा है, उससे कर्जा बढ़ जाता है और फिर जब पे हो जाएगा अलोंग विद इंस्टॉलमेंट तो माइनस हो जाएगा विद इंटरेस्ट। तो मैंने माइनस कर दिया यहां पे 2,80,000। 2 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट था, 80,000 रुपए आउटस्टैंडिंग बैलेंस का। तो ये वापस, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कैश प्राइस पे ही आ गई मशीनरी? बस अब यही कहानी हम दोहराते रहेंगे अगली 3 बार और। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, पे करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, पे करेंगे, और यही तो होता है अकाउंट्स के अंदर हमेशा। एक्सपेंस ड्यू होता है और पेड होता है, ठीक है ना? तो चलो फिर इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर से मैंने इसको ऐड कर दिया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सॉरी, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ऐड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और ये हो गया आपकी बारी 6 लाख रुपए का 10%, 60,000। तो फिर से कर्जा बढ़ गया, कितने का हो गया? 6,60,000। अब चलो जी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। 2 लाख रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट देना था, साथ में इंटरेस्ट देना था, वो कितना है जी? 60,000। तो 2,60,000 माइनस किया, ये फिर से कैश प्राइस पे ही आ गया अपने, कितने पे? 4 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच गया। फिर इंटरेस्ट ड्यू किया तो ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब तुम लिख लो बेशक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आशा है कि अब तुम सीख गए होगे।
और चीज हमारी हो गई। एंड दे लिव हैप्पीली ठीक है जी, कोई शक है तो बताओ। हो गया जी, डन। जरा लिखना थोड़ा बहुत जो मैं डिक्टेट करूं, लिखो जी। अंडर हायर परचेज सिस्टम, अंडर हायर परचेज सिस्टम द हायर परचेजर गेट, लिख रहे हो ना आप? अंडर हायर परचेज सिस्टम हायर परचेजर गेट्स possession of goods at outset and can use it outset at outset OUTSET at outset and can use it while paying for it in installments over a specified period of time as per agreement however ownership remains with higher vendor until higher purchaser not paid last installment। ठीक है, लिखो जी। टर्म्स यूज्ड इन चैप्टर, हैशटैग टर्म्स यूज्ड इन चैप्टर्स। नंबर 1, हायर वेंडर। कौन होता है हायर वेंडर? ए पर्सन who delivers the goods a person who deliver the goods goods
along with its possession to the higher purchaser, ठीक है जी, अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेजर कौन, अगला लिखिएगा हायर परचेजर, अगला लिखिएगा हायर परचेजर, ए पर्सन हु ऑब्टेन्स द गुड्स, a person who obtains the goods and right to use the same from hire vendor under hire purchase agreement। Number 3 agreement। Number 3 cash price। It is the amount paid by buyer, it is the amount paid by buyer on outright purchases in cash, ऑन आउटराइट परचेजेस इन कैश। यानी कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं ले रहे हो, वन शॉट पेमेंट कर रहे हो, आउटराइट, RIGHT। ठीक है जी, यानी कि कैश में लोगे तो वो कैश प्राइस कहलाएगा। अच्छा, अगला लिखो जी डाउन पेमेंट, अगला लिखो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट, द इनिशियल पेमेंट मेड टू हायर वेंडर, इनिशियल पेमेंट मेड टू हायर वेंडर बाय हायर परचेजर at the time of entering into hire purchase agreement। ठीक है जी, अगला लिखो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स, the amount which the hire purchaser has to pay after a regular intervals up to certain period as specified in agreement, to obtain the ownership of asset purchase under hire purchase system। It includes interest on outstanding balance, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है जी, कोई शक?
ठीक है जी। लिख लिया आप लोगों ने? आप लोग आज भी छोटे बच्चे ही हैं जो एक दूसरे की नकल मारना चाहते हैं कि तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा, है ना। केस 1 ऐसा तो स्कूल में करते थे, ये केस 1 था, करते थे ना। किसका? आउटसाइड तो मैंने बोला ही नहीं, आउटराइट बोला था। कैश प्राइस एंड आउटसेट बोला था, आउटसेट बोला था। हाँ, OUTSET, आउटसेट। अच्छा सुनो ना, इधर देखो ना, तुम भी कहां। कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन, ऐसा लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, लिख लिया आपने? अच्छा, उसको नाम दे दिया हमने। आओ एक और कुछ करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, लिखो जी। कैश प्राइस कितना है? ये क्वेश्चन 2 है। कैश प्राइस है मान लो अपने पास में 60,000 रुपए, डाउन पेमेंट है मान लो 15,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। ठीक है, और बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 15,000 ईच। ठीक है जी। और हमें ये पता है क्या कह रहा है? हमें ये कुछ कह रहा है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा कि ये क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है। ठीक है, अब जरा इलेक्ट्रीशियन के पास में एक टेस्टर होता है, वो कहीं पे भी हाथ लगाने से पहले उसको हाथ लगवा लेता है, तो पता लग जाता है उसको कि यहाँ पे करंट है या नहीं है, वरना तो वो उसको हाथ से ऐसे भी पकड़ के मरोड़ सकता है या फिर नहीं मरोड़ेगा, डिसाइड करते। ऐसे ही तुम भी है ना, क्वेश्चन पे हाथ डालने से पहले ना ये चेक कर लेना कि उसके अंदर क्या सामान है, वरना अगर तुमने सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, मुझे आता है अभी करके दिखाता हूं, हो सकता है उल्टा हिसाब किताब बैठ जाए। आ जाओ दिखाता हूं कैसे। नहीं, चलो इस क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है। देखना जरा, हमें ना टेस्ट पता है क्या करना है? हमें टेस्ट ये करना है कि ना हमारा कैश प्राइस गिवन है कितने का? 60,000 रुपए का, और बोला गया है कि 15,000 रुपए तो डाउन पेमेंट में दे देना और 15,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में दे देना। तो ये कितना बन जाता है जी? 60,000 बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगर इस अमाउंट के अंदर ये टोटल हो जाता है 60,000, अगर मैं कहता हूं कि इस अमाउंट के अंदर साथ में इंटरेस्ट देना है, तो वही वाला क्वेश्चन बन जाता है। और उसके लिए हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। आपको यहां पे कंप्यूट करना है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ
इंटरेस्ट। करके दिखा सकते हो क्या? जल्दी से करके दिखा दो। मतलब पिछले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, हायर परचेज प्राइस बता दो। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो हायर परचेज प्राइस पिछले वाले में बताया था तुम लोगों ने, ये टेबल बनाई थी ना। तो कितनी पेमेंट की है हमने, वही हमारा हायर परचेज प्राइस है। तो हायर परचेज प्राइस कितना बना था वहां पे बताओ। पहले तो दिए थे हमने डाउन पेमेंट के 2 लाख रुपए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के कितने दिए थे 280, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के कितने दिए थे 260, थर्ड इंस्टॉलमेंट के कितने दिए थे 240, और फिर 220 दिए होंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट के। तो ये हमारा क्या था उस टाइम पे, हायर परचेज प्राइस था। कितना हो गया ये 12 लाख। ठीक है, ये तो हमने वैसे भी कर लिया था। चलो अब ये वाला करके दिखा दो अच्छे बच्चों की तरह। जल्दी बताओ, इतना टाइम काहे लगा रहे हो? ये तो है डाउन पेमेंट, इसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, मानते हो? इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ये पहली इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितने पे लगेगा 45,000 पे, है ना। इस पे लगेगा इंटरेस्ट 30,000 पे, और इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 15,000 पे। 5% रेट है, 45,000 का 5% कितना होता है बता दो, नहीं बताओगे? 2250। 30,000 रुपए का 5% 1500, और 15,000 का 5% 750। तो सर इसके ऊपर तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है डाउन पेमेंट पे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास में, ये रहा 4,04,500, 4500। तो 60,000 प्लस 4500 ये हमारा हायर परचेज प्राइस है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हो गया सर, ये इतना आसान क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हमसे? नहीं, ये हम वर्किंग नोट बनाना सीख रहे हैं, मेन क्वेश्चन कुछ और है। ये तो हम कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, वर्किंग नोट। ठीक है, चले आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ 2 मिनट ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका और मेरा आंसर मैच करना चाहिए दीदी। हाँ ठीक है, आ जाओ। एक और चीज लिखते हैं, कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन but
इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूड्स इंटरेस्ट। सर ये क्या बात हुई? आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो और इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड है, ऐसे कैसे हो सकता है? आओ दिखाता हूं कैसे हो सकता है। कैश प्राइस मान लो हमारे पास में है 37,500, हमारी डाउन पेमेंट है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। ठीक है जी। डाउन पेमेंट के अंदर लिख देता हूं बैलेंस, आगे बैलेंस इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 7,500 ईच, 7500। हाँ जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, है ना? जरा कैश प्राइस को देखिएगा कितना है, 37,500 है। ठीक है, और हायर परचेज प्राइस को देखना 5,000 प्लस 7,500 इंटू 5, करना कितना आया ये? इन दोनों को करना दोनों को ऐड करके 42,500। हाँ जी सर, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस यहां पे क्या हो रहे हैं सर? अलग अलग हो रहे हैं। तो यहां पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा? कितना 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 5,000 हमें पता लग सकता है, 5,000। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करूं, इस बात में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके साथ में जाता हूं और मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, तुम जरा करना एक कैलकुलेटर से, 6,000 इंटू 5, 30,000 रुपीज। ठीक है, $6,000 ईच, और 30 और 5 ये हो गए, तो मैं इसको यहाँ पे 37,500 कर देता हूँ, 7,500 कर देता हूँ, 7,500 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जरा क्या होता है। हायर परचेज प्राइस हमारे को दिया हुआ है कितना? 37,500, 37,500, और कैश प्राइस भी कितना है जी? 37,500। क्या कभी ऐसा हो सकता है? फिर तो ये सेल ही बन गई। तो एक बात है, अगर तुम्हारे को ऐसा दिया हुआ है ना, डिक्लेयर किया हुआ है कि 6,000 ईच है इंस्टॉलमेंट का, तो फिर उसका कैश प्राइस वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा बीच में होगा ही होगा। तो यहां पे जो ये 6,000 रुपए ईच लिखा हुआ है, ये विद इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस कुछ और बन जाएगा। यहां पे ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाए। ठीक, बात समझ में आई? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सर
ये बात है कि हायर परचेज प्राइस के अंदर कैश प्राइस विद इंटरेस्ट होता है। अगर मेरा कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दोनों इक्वलेंट हैं तो इसका मतलब इंटरेस्ट बीच में इंक्लूडेड है, फिर मुझे इंटरेस्ट अलग से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा मत करना, ठीक। अब आ जाओ इधर, देखो तुमने अभी तक कुछ लिखा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 lakh provided as follows: ₹2 lakh, वैसा ही बना रहा हूं बिल्कुल, एज डाउन पेमेंट, ₹2 lakh ईच बैलेंस $2 lakh each in 4 installments। बस टुगेदर विद इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी, ओके। टुगेदर विद इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? कैश प्राइस, ₹10 लाख मान लें, बोलो जी, माइनस डाउन पेमेंट कर देते हैं ₹2 लाख, 8 लाख रुपए का अमाउंट आ गया, ठीक। अब इस 8 लाख रुपए में हमारे पास में आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, लेकिन हम ऊपर से नहीं चल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स मेथड का यूज करना पड़ेगा। रिवर्स मेथड का यूज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास में यहां पे कैश प्राइस गिवन नहीं है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे ये जो चारों चीजें मिलकर के इस वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जाएं, ऐसा आप मानते हो? तो हमें ना फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? कैश प्राइस। हमने कोशिश की सीधा चलने की, नहीं चला जा सकता, नहीं चला जा सकता। इंटरेस्ट रेट यहां पे लिख लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया था ना मैंने, 10% पर एनम, 10% पर एनम। ये जो 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है, ये अपने आप में कितने परसेंट पे है, ये आप बता सकते हैं? 100 पे या 110 पे? आफ्टर डिक्लेयरिंग इंटरेस्ट रेट 100 या 110? 110% पे है। और जाहिर सी बात है कि ये 10% जो है वो इंटरेस्ट है और ये 100% क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है ना? तो अगर मुझे ये 2 लाख रुपया दिया हुआ है और मुझे इसका इंटरेस्ट पता करना है तो कैसे पता करूंगा? सर 2 लाख का 10/110 R/R+100 का फॉर्मूला लग जाएगा। ये 2 लाख रुपए अपने आप में 110% है बच्चों। गलती से भी इसको 100 मत कर देना, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अच्छा जी, तो हमें 10% निकालना है, बताइए कितना आया? कितना? 18181, 18,181 रुपए। ठीक है सर, तो इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 18181, और यहां 2 लाख में से माइनस किया तो कितना आ गया? 2 लाख माइनस 18181 कितना हुआ? सही सही बताओ।
1,81,819 ये है सर मेरे पास में मेरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। अच्छा ठीक है, इसी तरीके से विदाउट इंटरेस्ट वाली अगर सारी की सारी इंस्टॉलमेंट को इकट्ठा कर लूं विदाउट इंटरेस्ट और उसमें डाउन पेमेंट मिला दूं, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं लगता, तो क्या मेरे पास में कैश प्राइस आ जाएगा? बोलो बोलो। देखो सिंपल सी बात, हमने ये सीखा कि हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अब वी डोंट हैव कैश प्राइस। मान लो इस क्वेश्चन के अंदर कहां दिया हुआ है, वहां तो मैंने ये लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख रुपए, और उसको हमने पहली लाइन पढ़ने के बाद में कैश प्राइस अगर मान भी लिया 1 मिनट के लिए, ठीक है, आगे हमें हायर परचेज प्राइस की डिटेल दो भैया, हमने दी, डिटेल दी, डिटेल में कितना आया 2 लाख प्लस 8 लाख, तो इसका मतलब कैश प्राइस नहीं है, वो 10 लाख। समझ में आई बात? और अगर हमारे को कैश प्राइस आइडेंटिफाई करना है, अगर हमारे को कैश प्राइस आइडेंटिफाई करना है तो हमें इंटरेस्ट को बाहर निकालना होगा इसमें से। ये हायर परचेज प्राइस है, क्योंकि सिस्टम बताया ना उसने कि कैसे कैसे बेचता हूं, डाउन पेमेंट करता हूं और इंस्टॉलमेंट्स लेता हूं 2-2 लाख रुपए की। हमने कहा ठीक है, इसके अंदर से इंटरेस्ट को निकाल दो, और इंटरेस्ट कहां मिलेगा आप लोगों को? डाउन पेमेंट पे तो मिलेगा नहीं, इंस्टॉलमेंट्स पे मिलेगा। सारी इंस्टॉलमेंट्स में से अगर हम इंटरेस्ट निकाल दें और डाउन पेमेंट को उसमें ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? कैश प्राइस। क्या आप ये बात मानते हैं? पक्का? देख लो। अच्छा चलो, अब ना मैं ऐसे करने लगा था और ये सब मैंने किया। ये प्लीज मेरे को जो आपने कैलकुलेशन की है ना, ये मेरे को आप एक बारी फिर से बता देना, ये मेरे को एक बार फिर से आप बता देना जो भी आपके अमाउंट निकले थे, ठीक? अच्छा, अब मैं ना जैसे शुरुआत से चलना शुरू करता था वैसे ही मैंने चलना शुरू किया। मैंने कहा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने ना दिमाग में, हालांकि मैं गलत कर रहा था, लेकिन ये गलत कर रहा था ये मुझे बाद में पता लगा। कैसे पता लगा? मैंने कहा मेरी ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितने की है? 2 लाख रुपए की है। हमने कहा ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, ये 2 लाख प्लस इसके अंदर जो इंटरेस्ट है, और अभी अभी आपने मेरे को ये बताया कि इस 2 लाख रुपए में इंटरेस्ट जो है वो इतना है और प्रिंसिपल जो है वो इतना है, तो ये आपने बताया ना मेरे को। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का था क्या? ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पता है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा ना, वो तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगेगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अंदर सेकंड का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड होगा, थर्ड का प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड होगा। जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होती है या नहीं होती? थर्ड पेंडिंग होती है या नहीं होती? फोर्थ पेंडिंग होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है सर। तो इंटरेस्ट तो आना चाहिए था किसका? दूसरी, तीसरी, चौथी का। और या अल्लाह, मैंने तो ये इंटरेस्ट सिर्फ 2 लाख रुपए के ऊपर कैलकुलेट कर दिया, तो क्या वो सही किया? गलत किया, गलत किया, कैलकुलेट गलत किया कि इंटरेस्ट जो है वो 8 लाख के ऊपर कंप्यूट होना चाहिए था, 2 लाख पे कंप्यूट नहीं होना चाहिए था। अब कैसे करूं? लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, लास्ट से शुरू करता हूं। तो मैंने आपको इस चीज का जवाब दिया कि अगर हम बैकवर्ड चल रहे हैं ना, तो क्यों नहीं चल रहे? मुसीबत क्या पड़ी हमारे को? मुसीबत ये पड़ी कि हमने एक बात सोच ली कि जो 2 लाख रुपए है ना, इस 2 लाख रुपए के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। हाँ इंक्लूड है, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 2 लाख नहीं है ये।
क्योंकि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 2 लाख होगा ना तो फिर तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा रिमेनिंग सारी इंस्टॉलमेंट्स पे, क्योंकि जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो विद इंटरेस्ट आप ही ने निकलवाया था ना भी 8 लाख रुपए, इसीलिए मैंने वही डाटा ले लिया। आप ही ने निकलवाया था ना, आप ही ने कहा था ना 80,000 रुपए के 80,000 आया था हमारा 8 लाख के ऊपर, तो अब कैसे कह रहे हैं हम कि 2 लाख के अंदर 10% जो इंक्लूड है वो 2 लाख के ऊपर होगा? नहीं, हमें 2 लाख लेना जरूर है लेकिन बैकवर्ड शुरू करना है, और हम इसके लिए इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं। हमने किया कुछ काम इस तरीके से, क्या? सीरियल नंबर, ठीक है सर, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, अगला कॉलम इंटरेस्ट का, मत बनाओ प्लीज, मेरे साथ मत बनाओ, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। तो मैं फॉरवर्ड टेबल से क्यों नहीं चल रहा, बैकवर्ड टेबल से क्यों चल रहा हूं? क्योंकि सर फॉरवर्ड से चलूंगा तो मेरे को फिर 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अब ये मत कह देना 80,000 रुपए, वो तुमने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अभी मैं एक फिगर दे दूंगा ना 5,87,899 रुपए, तो हवा टाइट हो जाएगी सबकी। ये तो हमने बनाया हुआ है चलो पहले से, इसलिए हमारे को याद है। लेकिन सुनो, सीरियल नंबर कहां से? पीछे से। व्हेन कैश प्राइस नॉट गिवन, व्हाट इज कैश प्राइस? व्हेन कैश प्राइस नॉट गिवन, तो हमारे पास क्या होगा? बैकवर्ड टेबल चलेगी। सीरियल नंबर 4 से 4 इंस्टॉलमेंट थी ना, उसका अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था सर? 2 लाख रुपए टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकल करके आएगा सर? 2 लाख रुपए अपने आप में यदि 110% है तो बताइए 10% कितना होगा? 18181, ठीक है, ये भी आपने मेरे को बताया था। और फिर अगर मैं 2 लाख में से माइनस कर देता हूं 18,181 रुपए, तो मेरे पास कितने आ जाते हैं बताना? 18119, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताना जरा, और एग्री करोगे तभी मैं मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। जब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे तो हमारे पे इंटरेस्ट लग रहा होगा 2 लाख प्लस कैश प्राइस ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अंदर वो इंक्लूड होगी या नहीं होगी? मन से बोलना हाँ, जबरदस्ती की मेहंदी नहीं है। जब मैं चौथी इंस्टॉलमेंट से तीसरी इंस्टॉलमेंट पे आता हूं, अब मैं चौथी के बारे में भूल गया, मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आता हूं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट के कैश प्राइस पे भी इंटरेस्ट लगा होगा? हाँ सर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अंदर फोर्थ का भी तो कैश प्राइस इंक्लूड होता है ना। फोर्थ का इंटरेस्ट अमाउंट नहीं, कैश प्राइस। एंड वी नो व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 2 लाख तो लिया, इसके ऊपर तो लग रहा है थर्ड वाला, इसके साथ फोर्थ वाला ये कैश प्राइस पे भी लगेगा। कितने पे? 1,81,819। ये टोटल कितना आ गया सर? 3,81,819, ठीक है। और 3,81,819 यदि अपने आप में 110% है, if it is at its 110%, then what would be 10%? कितना कितना? एक बच्चा बोलो। 34710, ठीक है। अच्छा, अब मैं माइनस कर देता हूं 2 लाख में से, गलती से भी 3,81,819 में से माइनस मत कर देना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था? 2 लाख ही था ना। तो 2 लाख में से माइनस कर दिया मैंने इंटरेस्ट 3,4710, तो ये मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आ गया। कितना आया? 165,290, ठीक। अच्छा जी,
आगे चलते हैं जी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 2 लाख, ओके। और कैश प्राइस किसका? थर्ड वाली का, फोर्थ वाली का। अभी बकाया होंगे ना, बैलेंस होंगे ना, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगना है। तो प्लस कर दिया मैंने 165 290 प्लस 181819। ये कितने बन गए बाबूजी? कैलकुलेट करके बताओ। 547 और 547,109 if it is at its 110% then what would be 10%? 4977 ठीक है जी। फिर 2 लाख में से माइनस कर दिया हमने 49737 150,263 ओके। थर्ड के बाद हम फर्स्ट पे आए। फर्स्ट का अपना 2 लाख रुपए, उस पे इंटरेस्ट लगेगा, प्लस कैश प्राइस ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 1,50,263 प्लस 165,290 और ऊपर वाले भाई साहब 181819 ये कितना हो गया? कृपया बता दें। 6 लाख, हाँ 372 ये 6,97,372 रुपए यदि अपने आप में 110% हैं तो बताइए 10% कितना होगा? 6,63,97 को अगर मैं 2 लाख रुपए में से माइनस कर देता हूं 136 603। हाँ जी सर। अब ये सारी की सारी जो 181,819 और ये जितना भी इस कॉलम में लिखा हुआ है ये सारी की सारी इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट हैं, आप ऐसा मानते हैं? क्या इसके अंदर एक मोती और पिरो दूं डाउन पेमेंट का? बिल्कुल सर, तभी तो कैश प्राइस मुकम्मल होगा। कैश प्राइस जोड़ करके हम ले करके आएंगे। कितने थे ये? 2 लाख रुपए। तो ये हमारा क्या आ गया सर? कैश प्राइस कितना आ गया? टोटल करना सब कुछ नीचे से 10,09,75 ये कैश प्राइस। परसेंटेज कहाँ गई इसकी? हाँ जी ये लो। ये ऊपर और नीचे हो नहीं रहा। अब ये वाला सवाल किसका है कि सर हमें कैसे पता लगेगा ऐसे करना है ना? क्या क्या? नहीं बेटा मैं बताता हूं। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ना सुन मैं बताता हूं। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ना हमें कैश प्राइस दिया हुआ था और हायर परचेज प्राइस की इंफॉर्मेशन दी हुई थी।
इस क्वेश्चन के अंदर ना वहां पे हमें हायर परचेज प्राइस पूछ रहा था, तो हायर परचेज प्राइस हमने कैसे निकाल दिया जी, इंटरेस्ट निकाल के, और उसको उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कैश प्राइस गिवन था। यहां पे कैश प्राइस गिवन नहीं है, यहां पे ये कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वर्थ 10 लाख रुपए है, मतलब वर्थ 10 लाख है, जिसको कि कस्टमर 10 लाख रुपए में खरीदता है, उसकी क्या नाम है, स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि किस तरीके से वो 10 लाख में खरीदता है। तो जिस तरीके से वो 10 लाख रुपए में खरीदता है वो तरीका क्या है, हायर परचेज सिस्टम है ना, क्योंकि परचेज तो हायर परचेज के अंदर हो रही है सिस्टम के अंदर। तो ये 10 लाख रुपए की इंफॉर्मेशन दी हुई है। जब बच्चा पढ़ता है ना इसको, तो वहां उसको दिखाई देता है मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख, तो वो इसको कैश प्राइस समझ लेता है। बात समझ में आई? यही तो मैं आइडेंटिफाई करवा रहा हूं तुम्हारे को कि बेटा वो कैश प्राइस नहीं है, क्योंकि कैश प्राइस तो उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो कैश प्राइस निकालने का तरीका क्या है? अब चलो हमें क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज कैश प्राइस। कैश प्राइस निकालने का तरीका क्या है सर? हायर परचेज प्राइस में से इंटरेस्ट को हर जगह से निकाल बाहर फेंको। अब हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, इंटरेस्ट कहां मिलेगा? सुन तो लो। तो इंटरेस्ट का डाउन पेमेंट पे मिलेगा? नहीं सर, इंस्टॉलमेंट्स पे मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट दी हुई है ना उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अच्छा ठीक है, इंक्लूडेड है तो वो इंस्टॉलमेंट अपने उतने परसेंट से बढ़ गई है जितना इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि प्रिंसिपल को हम क्या मानते हैं जी, 100%, और अगर इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूड है तो उसकी परसेंटेज और बढ़ गई, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 110% हो गया। अच्छा, फिर हम क्या मान रहे थे? हम ये मान के चल रहे थे कि हम फॉरवर्ड टेबल चला लेंगे। हमने गलती की, फिर की, और मैंने करके दिखाई तुम्हारे को कि फॉरवर्ड टेबल चलाएंगे तो क्या होगा। फॉरवर्ड टेबल क्यों नहीं चला सकते? इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि फॉरवर्ड टेबल के अंदर है ना हमारा इंटरेस्ट जो है वो 8 लाख रुपए के ऊपर आ रहा है, जबकि हमने बेस किसका लिया हुआ है, 2 लाख रुपए का, तो फिर गलत हो जाएगा। तो कोई तो तरीका होगा ना। हां, तरीका है, बैकवर्ड से शुरू करो। जहां पे 2 लाख रुपए की बेस इंस्टॉलमेंट आती है तो बैकवर्ड से शुरू किया, फोर्थ से, फोर्थ का कैश प्राइस आ गया। ओके, अब फिर हम फोर्थ से थर्ड पे गए, तो थर्ड के अंदर थर्ड और फोर्थ दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लगता है ना, तो इसलिए मैंने फोर्थ के कैश प्राइस को इंक्लूड कर दिया। मतलब ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए कि अगर ये हो रहा है, देखो रट्टा नहीं है कि अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कैश प्राइस वाला तो टेबल बना दूंगा, काम खत्म कर दूंगा, पास हो जाऊंगा, घर आ जाऊंगा। किसी ने पूछना थोड़ी है कि ये तूने क्यों किया ऐसा, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना बताने का कैसा किया है तो क्यों किया है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्यों फॉरवर्ड टेबल नहीं बना सकते, क्यों बैकवर्ड टेबल बनाना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि हमारे को हर बार कैश प्राइस चाहिए होगा अगली इंस्टॉलमेंट का, इस वजह से। हो गया? लिखो लिखो, तसल्ली से लिखो। अब जिसने रट्टे मारने हो, हाँ सर जब कैश प्राइस नहीं गिवन होगा तो फॉरवर्ड टेबल नहीं बैकवर्ड टेबल बनाएंगे, तुम्हारी इच्छा है भाई। क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश किया करो, क्या होना है ना वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चले आगे, चले आ जाओ।
थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कसरत तुमसे करवाई जाए। ये लो जी, ये मैंने इस लाइन को ही उड़ा दिया। और मैंने ये लिखा डाउन पेमेंट मैंने ऐसे लिखा डाउन पेमेंट 20%। ठीक है जी। और इंस्टॉलमेंट्स 2,80,000 और 1 इंस्टॉलमेंट 2 2,60,000, थर्ड 2,40,000 और फोर्थ 2,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, बताओ जी कैश प्राइस बताओ। ₹10,00,000। वाह, सही बात। बच्चे ने तो ऐसे ही कर दिया चुटकी बजाते, जैसे ओरल टेस्ट हो रहा है। फोर्थ 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 अपने आप में 110% है, तो 10% कितना होगा बताओ। हाँ, 2,20 नहीं है, हाँ 2,20 है, सॉरी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2,20 है। 2,20,000। अगर 110% है तो 100% कितना होगा? इंटरेस्ट 20,000 आ जाएगा। और 2,20,000 में से माइनस कर देंगे 20,000, तो 2,00,000 रुपए उसका कैश प्राइस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड का कितना था? 2,40,000। ठीक है ना। अब 2,40,000 के अंदर पिछले वाले का कैश प्राइस इंक्लूड करूं क्या? बोलो, ये 2,00,000 रुपए ऐड होना चाहिए। तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? 4,40,000 रुपए। अगर अपने आप में 110% है तो 10% कितना होगा? तो 2,40,000 में से मैंने माइनस कर दिए 40,000, अगेन 2,00,000 रुपए आ गए। हाँ जी सर। अब इसका अपना अमाउंट कितना था सेकंड इंस्टॉलमेंट का? 2,60,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,00,000, 6,00,000। 6,60,000, 2,60,000 माइनस 2,00,000 रुपए। फर्स्ट के पास पहुंचे। फर्स्ट कितनी थी? 280 की थी।
प्लस पिछली वालियों का कैश प्राइस, तो ये 8,80,000 बन गया। $2,80,000 माइनस 80,000, डाउन पेमेंट था 20%, है ना। जरा इधर देखना, 1 2 3 4 4 इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना है? हेलो, 8 लाख रुपए। तो इफ 8 लाख रुपए इज 80%, then what would be 20%? Isn't it? Yes, it is. अगर 8 लाख अपने आप में 80% है, क्यों? क्योंकि 20% तो डाउन पेमेंट है, 2 लाख। तो कितना आ गया ये कैश प्राइस? कितना था? कितना? 10 लाख रुपए। ठीक है, कर लिया तुम लोगों ने साथ के साथ? क्वेश्चन तो मेरे ख्याल लिख लिया होगा। हो गया? चलूं आगे? When rate of interest not given, जी सर, मेरा कैश प्राइस था 10 लाख रुपए, हायर परचेज प्राइस था 12 लाख रुपए। ठीक है, ये गिवन है और हमें पता लगाना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। कितना है? ठीक है सर जी, हमें दिखाई दे रहा है कि कितना है। ये 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ही होगा। और अब आप ये बताओ, फोर इंस्टॉलमेंट, इफ डाउन पेमेंट 2 लाख एंड बैलेंस
8 लाख इन 4 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये पूछ रहा है। मैंने क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, हमें इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है ईच इंस्टॉलमेंट पे। अगर वो बोलता है कि डाउन पेमेंट हुई है 2 लाख रुपए की और रिमेनिंग 8 लाख 4 इंस्टॉलमेंट में गया है, तो सर एक काम करता हूं, करना मत, गलत कर रहा हूं पहले। तरीका है भाई अब अपना कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह करूं, जैसे तुम एग्जाम में करते हो, आता है अभी करके दिखाता हूं तो क्या होगा, तो ये तरीका है मेरा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस के बीच में इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए है और इक्वली इंस्टॉलमेंट है, तो मैं क्या करता हूं 50-50 हजार रुपए बांट देता हूं। क्या ये सही है? अगर ये गलत है तो क्यों गलत है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट हर बार का अलग अलग होता है और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ही होता है, मानते हो? तो फिर मैंने ना एक तरीका निकाला इसका। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब अगर मैं गलत करना चाहूं भी तो तुम मुझे गलत नहीं करने दोगे, है ना? तो चीजें समझ में आती हैं तो फिर क्यों गलत करेंगे? तो सर सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस, 2 लाख रुपए। नाउ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट? सर हमारा कैश प्राइस है, इधर सुनो, 10 लाख रुपए, इसमें से माइनस करता हूं डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए, बच जाता है 8 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, फिर माइनस करता हूं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब मुझे तो पता नहीं है इंटरेस्ट कितना है, तो मैं मोटा मोटा क्या कर देता हूं, 2 लाख रुपए ही माइनस कर देता हूं। ना इंटरेस्ट इंक्लूड किया ना एक्सक्लूड किया, तो 2 लाख रुपए निकाल दिए। फिर 6 लाख रुपए नया आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरे पास आ जाता है। फिर मैं माइनस कर देता हूं सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो कि मुझे पता ही नहीं है कितनी होगी इंटरेस्ट की वजह से, तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट नया निकल करके आ जाता है 4 लाख रुपए। फिर माइनस कर देता हूं थर्ड इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए, तो मेरा नया आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल करके आ जाता है 2 लाख रुपए। और फिर माइनस कर देता हूं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए, फोर्थ इंस्टॉलमेंट सॉरी 2 लाख रुपए, तो मेरा नया आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल करके आ जाता है, जो कि नील होता है ना? अब मैंने कहा मुझे ना कंसंट्रेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ही करना है। क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ही होता है ना। हाँ भाई, 8 6 4 2 नील, 8:6:4:2 नील। सर ये नील अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना? ऐसे मजे के लिए लिख दिया था मैंने। तो सर क्यों ना 2 लाख रुपए जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बांट दिया जाए। कितने आते हैं टोटल? 8 6 4 2 है, 8 6 4 जो कितने होते हैं? 20। तो 8/20, 2 लाख रुपए का 6/20। नहीं, मैंने नहीं पूछा कि कितना आएगा, तुम करोगे वो तो। 4/20, कितना आया? ये 80,000 बोला तुमने, तो ये मैं बता देता हूं 60 होगा, ये 40। एक बारी क्रॉस वेरीफाई करके देख लो कि ये दो सारे के सारे मिलकर के 2 लाख रुपए बन रहे हैं क्या? कुछ था इसमें? फटाफट से रेशो बनानी है अपने को बस।
अच्छा सर, अब इस चीज के ऊपर भी रट्टा मार लेते हैं कि इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, मारते चलो रट्टा, मैं तुम्हें डाटा देता चलूंगा। कितना रट्टा मारोगे जीवन में, कितना रट्टा मारोगे? लॉजिकल बात है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट की रेशो निकाल दो भैया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो। क्यों जी? हमने शुरू नहीं किया 1 रुपए का चैप्टर भी अभी तक, ये वर्किंग नोट चल रहे हैं। कभी इस मुखालते में हो कि हमने तो कर लिया चैप्टर शुरू, अब तो चैंप्स बन गए हम। बोलो जी, हो गया? वो ऊपर क्वेश्चन तो लिख लिया था ना? ठीक है, अब सुनो। जर्नल एंट्रीज, हाँ जी, बुक्स ऑफ हायर वेंडर और बुक्स ऑफ हायर परचेजर। जी जनाब, सबसे पहली एंट्री, जब ये दोनों मिले एक दूसरे से और इन्होंने आपस में बातचीत की, सुनो कृपया सुने, ध्यान से सुनिए। हायर परचेजर क्या कह रहा होगा? मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए एक प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत है। तो हायर परचेजर क्या मांग रहा है उससे? एसेट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हायर वेंडर क्या कहता है? ले लो, मशीनरी की दुकान है अपनी। हायर वेंडर उसको क्या बेच रहा है? एसेट, स्टॉक। पहला बात समझ में आई? तुम गए जी बढ़िया सा सूट बूट टाई लगा करके ऐसे बढ़िया सी शोरूम में, कौन सी कार पसंद है तुम्हें? कंपनी कौन सी पसंद है बोलो? थार। महिंद्रा के शोरूम में भाई साहब जाते हैं, कहते हैं मैं ना अपने पर्सनल यूज के लिए एक बहुत बड़ी चीज लेने आया हूं तुम्हारे से। वो कहते हैं हमारे लिए तो ये कोई बड़ी नहीं है, हम तो 2 मिनट में बेचते हैं, हमारा लिए ये क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तेरे लिए होगा ये एसेट। एसेट परचेज करने की और स्टॉक सेल करने की एंट्री यहां पे दिखाई दे रही है। एक बंदा क्या खरीद रहा है अपने लिए? एसेट। अच्छा, नॉर्मली लिखना मत अभी। एसेट परचेज करते हैं, हायर परचेजर ने एसेट परचेज किया। एसेट परचेज करते हैं, अपने पास में एंट्री क्या होती है? रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। लेकिन कैश और बैंक यहां नहीं आना चाहिए क्योंकि ये क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, तो यहां पे हायर वेंडर का नाम आना चाहिए। हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर का कोई भी नाम हो सकता है, XYZ, जो भी क्रेडिट पे परचेज की उसने। अच्छा, और हायर वेंडर अपने यहां पे क्या एंट्री बनाएगा बोलो? टू सेल्स, और क्रेडिट पे कर रहा है तो
हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, यानी कि उसके लिए डेटर बढ़ गए, यही नॉर्मल एंट्री होती है ना। अच्छा, तो अब की बार ना हम इसको बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अच्छा, तो हमारे पास में क्या एंट्री हो जाएगी जी, बोलो बोलो। यहां पे क्या कर दूं, टू हायर वेंडर अकाउंट, और यहां पे ना मैं एसेट अकाउंट नहीं लिखता, वरना चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन बताएगा कि ये हमने हायर परचेज पे खरीदा था। तो इसको मैं कहता हूं मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट। मशीनरी तो मशीनरी है ना, एसेट डेबिट हुआ है हमारे यहां पे, लेकिन एसेट का मालिकाना अधिकार मेरे पास नहीं है, तो डिस्क्लोजर इज द फर्स्ट पॉलिसी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट नहीं लिख सकता, टू वेंडर अकाउंट नहीं लिख सकता था। पहले तो मेरे वेंडर का नाम हायर वेंडर है, क्रेडिटर का नाम हायर वेंडर है। दूसरा, ये जो मशीनरी है ना, इस पे अभी तक मेरा मालिकाना अधिकार नहीं है, लेकिन है मेरा एसेट ही। तो मैंने क्या एंट्री बनाई जी, मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम। मैंने इसको हायर परचेज पे खरीदा है, डिस्क्लोजर हो गया पूरा, ठीक है सर। अच्छा, और उधर क्या एंट्री होगी, उधर तो सेम ही एंट्री होगी सर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका सेल्स हो गया। अच्छा जी, अब ना ये डाउन पेमेंट करेगा, ये हायर परचेजर क्या करेगा सर, डाउन पेमेंट करेगा। इसने जो अपने पास में एक अकाउंट ओपन कर लिया, दो अकाउंट ओपन कर लिए, आपको दिखाई दे रहा फर्स्ट एंट्री के अंदर दो अकाउंट ओपन कर लिए, एक तरफ तो इसकी बैलेंस शीट में एसेट बढ़ गया और दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब एसेट के साथ में तो बाद में करेगा, ये पहले लायबिलिटी को डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा, डाउन पेमेंट करके। तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो मैंने क्या कर दिया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, ये लायबिलिटी है ना मेरी, क्रेडिटर है ना ये एक तरीके का मेरा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे दे दिए। तो ये मैंने क्या कर दिया जी, पेमेंट डाउन पेमेंट मेड, ठीक है जी। और ये एंट्री है ऑन एग्रीमेंट, ठीक कह रहा हूं। अब उसके पास में पैसा आ जाएगा, जब पैसा आ जाता है तो डेटर कम हो जाता है। पैसा और डेटर दोनों एसेट है, जो आ जाएगा वो बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो घट जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अपने पास ये क्या एंट्री बना देगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। क्या आप मेरी बात से सहमत है? नहीं है तो बता दो। चलो, ये डाउन पेमेंट लग गई। अब क्या होगा, एक साल बीतेगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा पहले बाबू, इंस्टॉलमेंट कहां से, इंटरेस्ट ड्यू होगा। मैंने सिखाया था ना अभी, इंटरेस्ट ऐड होगा फिर इंस्टॉलमेंट माइनस होगी। तो ये क्या करेगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सुनो ना, क्या लिखने में लग रहे हो यार, ये तुम छपी छपाई एंट्रियां हैं, तुम्हारी बुक में भी लिखी हुई हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो, समझ लो ना। सुनो, हायर परचेजर की बुक में क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, मानते हो, एक्सपेंस है। और इस एक्सपेंस से क्या होने वाला है, उसका क्रेडिटर बढ़ने वाला है, मानते हो। क्रेडिटर लायबिलिटी है, बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। क्या एंट्री बन जाएगी सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है सर। अब इंटरेस्ट ड्यू हुआ, हायर वेंडर दुखी थोड़ी हो रहा है, उसके लिए तो वो इनकम है, खुश हो रहा है। तो क्या कहेगा वो, और इस इनकम के आने से, अभी तक रिसीव नहीं हुई है,
इनकम बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट। और इनकम अभी रिसीव नहीं हुई है तो एक तरीके से उसका डेटर भी बढ़ जाएगा। डेटर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, डेबिट, यानी कि एसेट बढ़ता है तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो वो अपने यहां क्या एंट्री बना रहा है, कहता है हायर परचेजर, अच्छा ये हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक लिख दिया। इनकम है, क्रेडिट हो गई और डेटर इंक्रीज हो गया। अभी ड्यू हुआ है जी, अभी रिसीव नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, इंस्टॉलमेंट पेड ओब्लिग रिसीव्ड, भाई कोई पे करेगा कोई रिसीव करेगा। तो हायर वेंडर का अकाउंट कम हो जाएगा, यानी कि कर्जा कम हो गया ना पेमेंट करने से, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या हो जाती है सर, डेबिट, और साथ में कैश कम हो जाएगा इसका, यानी कि कैश या बैंक एसेट होते हैं, एसेट कम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। तो मैं क्या एंट्री बना दूं यहां पे, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू भाई साहब बैंक अकाउंट। कोई शक, वो क्या कह रहा है, कहता है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, टू हायर परचेजर अकाउंट। उसका डेटर किस में कन्वर्ट हो गया, बैंक में, सिंपल। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ये एंट्री है, सेकंड की अलग होगी, थर्ड की अलग होगी, फोर्थ की अलग होगी। तो क्या ड्रामे कर रहे हो सर। हाँ, अब ये यहां पे काम खत्म हो गया। लेकिन अभी इसने ना क्या किया था, दो अकाउंट ओपन किए थे, हायर परचेजर ने दो अकाउंट ओपन किए थे। क्या, एक तो क्रेडिटर अकाउंट जो कि धीरे धीरे करता हुआ अपने आप बंद हो जाएगा, और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में इसको डेप्रीसिएशन लगाने का कोई अधिकार देता है या नहीं देता है, और अगर देता है तो कौन देता है, AS 19। बोलते क्यों नहीं हो, AS 19 अधिकार देता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, इंसाफ की देवी। डेप्रीसिएशन लगाएगा, डेप्रीसिएशन लगाने की कोई नई एंट्री होगी क्या सर, नहीं सर। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, एसेट नहीं, मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट। भाई जस्टिफाई करना है ना, क्या हायर परचेज की मशीनरी है ये, कोई नई एंट्री सीख ली। ये डेप्रीसिएशन लगाएगा क्या, हायर वेंडर काय का डेप्रीसिएशन लगाएगा, इसने तो स्टॉक बेचा है, और स्टॉक बेचा है तो ये क्यों डेप्रीसिएशन लगाएगा। तो इसके आगे चुप करके बैठा हुआ है ये। हालांकि बताऊंगा एक्सेप्शनली ये भी डेप्रीसिएशन लगाया करेगा, एक्सेप्शनली लगाया करेगा। पता है कब, जब ये गुड्स रीपोजेस करनी होंगी इसको डिफॉल्ट पे, वो नेक्स्ट क्लासेस में। अभी के लिए नहीं, ये चुप है, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा जी, अब जो डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ऑन HP, हां जी, जो डेप्रीसिएशन लगाया है या जो इंटरेस्ट पे किया है उसको चार्ज कहां करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्शन अकाउंट, डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड टू P&L अकाउंट। अब ये डेप्रीसिएशन तो चार्ज कर नहीं सकता, जो दूसरा भाई है हमारा हायर वेंडर, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा, कहीं पे इंटरेस्ट तो ट्रांसफर करेगा। तो क्या एंट्री बन जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इंटरेस्ट इसकी इनकम थी ना, इनकम कहां चली जाएगी, P&L अकाउंट में चली जाएगी। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक भी एंट्री ऐसी थी जो मैंने नई सिखाई हो, पुरानी थी सर, चैप्टर कहां से मुश्किल है।
समझ में आ रही है बात? फटाफट से नोट कर लो। मस्त चैप्टर है, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी इसको सीखने के बाद। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इसको यहीं पे रोक रहे हैं।